Good morning, students. Today we are going to start with our next event, that is post fertilization event. Okay, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा दिया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन वी हैव सीन, वी हैव गॉन विद द पार्थेनोजेनेसिस एंड इट्स टाइप्स ऑल्सो. नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्ड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके, तो इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मीन्स निषेचन के बाद की घटना. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन आपने देखा, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो एक साथ क्या हो रहे थे, फ्यूज कर रहे थे, और एक साथ फ्यूज होने के बाद क्या होता है उसी को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फ्यूज होने तक का प्रोसेस जो है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन है, लेकिन फ्यूज होने के बाद क्या होता है, दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. तो फ्यूज होने के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जाइगोट का फॉर्मेशन. जाइगोट दैट इज भ्रूण. ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होना. अब जाइगोट जो है वो बनता है किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म हो जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चांस है, जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, वहां पे जाइगोट बनेगा. चाहे वो लैंड प्लांट्स हो, चाहे वो इन्वर्टिब्रेट्स हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो वर्टिब्रेटा फैमिली हो, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गुंजाइश है वहां पर हमारा जाइगोट डेवलप होगा. अब देखिए, जाइगोट जो है उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जाइगोट या तो बॉडी के बाहर डेवलप होंगे या तो बॉडी के अंदर डेवलप होंगे. वो आपको मैंने अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजेशन बताया. अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो जाइगोट का डेवलपमेंट भी होगा क्या, हाँ इंटरनल होगा बॉडी के अंदर. अगर हमारा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो ऑफ कोर्स जाइगोट भी कहाँ डेवलप होगा, बाहर. तो एक्सटर्नल में मैंने आपको वाटर को एक प्रिमिटिव सोर्स बताया, तो जाइगोट वाटर सरफेस पे भी क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन किस तरह की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो जाइगोट होते हैं वो डेवलप होते हैं. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज जाइगोट, जाइगोट क्या है, तो देखिए आप ये बात बता सकते हैं, इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन जनरेशंस. पहली जाइगोट से रिलेटेड पहली लाइन मैं आपको दे रही हूं जो कि बहुत अहम लाइन है. देखिए, जाइगोट जो है वो जनरेशंस को लिंक करने का एक जरिया है, एक साथ जोड़े रखने का. एक जनरेशन है उसका जो जाइगोट है वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बना, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, वो बेबी बना, फिर उस बेबी की ग्रोथ हुई, फिर से वो फादर बने और या मदर बने, फिर से उनके यंग वंस आए. तो ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, जाइगोट की वजह से ही क्या हो रहा है, जनरेशंस कंटिन्यू हो रही है. तो जनरेशंस को कंटिन्यू रखने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है हमारा जाइगोट. ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड. ठीक है, जाइगोट जो होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं. जानते हैं क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मियोसाइट्स जो होते हैं सबसे पहले वो डिप्लॉयड होते हैं, फिर वो मियोसाइट में क्या होती है, मियोसिस होती है, जिसके वजह से वो गैमेट बनाते हैं. अब हैप्लॉयड गैमेट फादर का और गैमेट मदर का, एन और एन, ये दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2n, दैट इज जाइगोट. तो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है हमेशा. लेकिन अकॉर्डिंग टू नीट के अकॉर्डिंग आपसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जाइगोटिक डेवलपमेंट पूछ ली जाती है कि एल्गी में जो जाइगोट होगा उसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक और जाइगोटिक स्टेज क्या होगा. तो कुछ एक चार्ट जैसा आपके लिए मैंने बनाया जिसके मदद से आपका जो नीट में आने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्रोबेबल, वो आपको सीरियली याद रहे, जिसकी वजह से आप याद रख सके जाइगोट के डेवलपमेंट को लेकर किस किस तरह की कंडीशंस आती हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द डेवलपमेंट of zygote according to different types of organisms. We are having a chart in which organisms are there and development of zygote is there. Okay, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनिजम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ स्मॉल वेरी माइक्रोस्कोपिक प्लांट किंगडम फैमिली, दैट इज एल्गी, फंगस एंड ब्रायोफाइट्स. ठीक है, एल्गी का एक एग्जाम्पल जो मोस्ट प्रोबेबल आपसे पूछा जाता है नीट में, दैट इज क्लामाइडोमोनस, फंगस राइजोपस एंड ब्रायोफाइट्स मॉस. इन तीनों केसेस में हमारा जो एडल्ट होता है वो हैप्लॉयड होता है. ऑफ कोर्स द एडल्ट्स आर हैप्लॉयड, और जो हमारे जाइगोट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं. जाइगोट में सबसे पहले
पहले मियोसिस होती है और उसके बाद हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स फिर से प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जो फिर डेवलप होकर अडल्ट का रूप ले लेते हैं। तो ये एक कॉमन सी बात है कि अडल्ट विल बी हैप्लॉइड वेयर जाइगोट विल बी डिप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद हम हमारे वर्टिब्रेट फैमिली की बात करते हैं अगर, तो वर्टिब्रेट्स में गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से पता है, और ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़न के बाद ये जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अडल्ट और जाइगोट की कहानी अगर आप देख रहे हैं तो अडल्ट हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है जो मियोसिस करेगा और फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमारे जो गैमेट हैं वो हैप्लॉइड हैं, फ्यूजन करने के बाद जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद से फिर वो माइटोटिकली डिवाइड करने लगते हैं। फर्स्ट डिवीजन विल बी मियोटिक, क्योंकि वहाँ पर गैमेट्स के मिलने के बाद जाइगोट को अपने आप को दो अलग सेल में डिवाइड कर लेना होता है, उसके बाद से वो माइटोटिकली डिवाइड करते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लैंड प्लांट्स कुछ खास मॉसेस, फर्न्स, कॉर्निफर्स या फ्लावरिंग प्लांट, ये एक फैमिली है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो लैंड प्लांट्स में क्या देख रहे हैं आप कि गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, ऑफ कोर्स गैमेट विल बी हैप्लॉइड, ये दोनों फ्यूज करते हैं तो हमारा जाइगोट बनता है, दैट इज नोन एज स्पोरोफाइटिक। तो यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज आपको देखने मिल रही है कि गैमेटोफाइटिक स्टेज हैप्लॉइडी है यहाँ पर और स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स का है। और उसके बाद इसमें अगेन मियोसिस होगी और स्पोर्स डेवलप होंगे और वो स्पोर्स क्या होते हैं, वापस से गैमेटोफाइटिक स्टेज में डेवलप होते हैं। वही स्पोर्स जो है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज है। तो ये हो गया कुछ कॉमन एग्जांपल्स। ठीक उसी तरह से अगर फ्लावर में आपसे चेंजेस पूछा जाए कि एक फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फ्लावर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होता है, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे या तो ऑब्जेक्टिव या तो वेरी शॉर्ट टाइप में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ऑकर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीज़ चेंज होती है। अब एक फ्लावर, इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें फर्स्ट टॉपिक ही आपको फ्लावर पढ़ना है और फ्लावर में क्या कितने सारे पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन फिर भी बेसिकली जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा से पता होता है कि फ्लावर में ओवरी होती है, ओव्यूल्स होते हैं, दीज आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट। तो क्या चीज़ कैसे चेंज होती है, किस में चेंज होती है, उसका एक चार्ट कि व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो हमारे फ्लावर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए ओजाइगोट बन गया है, फर्टिलाइजेशन चूंकि हो चुका है तो जाइगोट का डेवलपमेंट हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, ओव्यूल बन चुका, ओवरी है और इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये ओव्यूल के सपोर्टिव लेयर होते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं उनके कुछ लेयर्स उनमें पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, द मिडिल पार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जाइगोट जो है फ्लावर में क्या होता है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन में बना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम ये सारी चीजें प्रेजेंट है, सपोज दीज आर ऑल रिलेटेड विद फर्टिलाइजेशन, बट हमें क्या देखना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या क्या चीजों की प्रोबेबिलिटी है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे तो जाइगोट जो है वो सबसे पहले डेवलप करेगा किसमें, एम्ब्रियो में। ओव्यूल जो है हमारा वो सीड बन जाता है, ओवरी जो है वो फ्रूट फॉर्म करती है और इंटीग्यूमेंट्स जो है हमारे ये चेंज हो जाते हैं सीड कोट में, ठीक है। सीड कोट जो होता है वो हमारे सीड के ऊपर की लेयर होती है, ठीक है ना। उसी तरह से जो फ्रूट बनते हैं तो फ्रूट में भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज पेरिकार्प फॉर्मेशन, इसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। फ्रूट के बीच का पार्ट जो इडेबल होता है दैट इज नोन एज मेसोकार्प, ठीक है, उसको हम मेसोकार्प कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या दिखा कि जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, ओव्यूल सीड में डेवलप कर गए, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो गई और इंक्यूमेंट्स जो है वो सीड कोट में डेवलप होंगे। तो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर, मोस्ट प्रोबेबल आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम स्पेशली एंड अकॉर्डिंग टू नीट इसके इंटरनल कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल्ड में आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपका नीड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होंगे। तो ये हुआ हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब देखिए जाइगोट की बात करते हैं।
जैसे मैमल्स में जो जाइगोट की डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजेशन हमने देखी थी, उसी तरह से अब ये जाइगोट अगर डेवलप हो रहा है, मान लीजिए इस जाइगोट को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज आपने सुना होगा ओविपेरस एंड विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। तो वैसे जाइगोट जो मदर के अंदर, बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं रिजल्टिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन के जरिया एम्ब्रियो बनते हैं, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम विविपेरस कहते हैं। लेकिन वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जरिया जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही है, वो एम्ब्रियो बन रहा है, यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम ओविपेरस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे जाइगोट का डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। ठीक है, क्या क्या टाइप्स हैं इसके और किस तरह का ये प्रोसेस होता है। ओके, तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको एक टर्म को समझना होगा, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस का अगर डेफिनेशन आपको बोला जाए तो बस इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, अब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बन जाएगा, तो इसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, है ना। यानी कि जाइगोट जो है वो अपने डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब जब जाइगोट एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, जाइगोट की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, इसका डिवीजन शुरू हो जाता है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, इसका दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, नंबर 1 सेल डिवीजन एंड नंबर 2 सेल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट को एम्ब्रियो बनने के लिए सबसे पहला जो स्टेप्स है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि सेल्स को डिवाइड होना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन के बाद जो जो सेल डेवलप हो जा रहे हैं वो डिफरेंशिएट होकर ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे। कितना इंटरेस्टिंग होता है ये जानना कि एक छोटा सा डिप्लॉयड जाइगोट से एक ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, लीवर, किडनी एंड हार्ट एंड ऑल थिंग्स। वी कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन्स एंड सेल डिफरेंशिएशन इन अ वेरी स्मॉल माइन्यूट जाइगोट। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए जाइगोट की नरिशमेंट होनी बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि जब तक उसकी नरिशमेंट पूरी नहीं होगी जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होगा। अब नरिशमेंट का अपना अपना तरीका है। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स में नरिशमेंट यॉक के जरिया होती है, विविपेरस में माँ के प्लेसेंटा के जरिया नरिशमेंट, फीटस बनने तक माँ के प्लेसेंटा के जरिया नरिशमेंट मिलती रहती है। तो इस तरह से कई ऐसे प्रोसेस हैं जो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 में कंप्लीट जाइगोट से फीटस बनने तक की जर्नी आपको पढ़ाई गई है इन डिटेल्ड। ये फर्स्ट चैप्टर इज द बेसिक एंड उस बेसिक की कंप्लीट स्टडी आपको इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अबाउट ह्यूमन बींग्स आपको मिलेगी। वी विल कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि एम्ब्रियोजेनेसिस हो गई। अब देखिए मामला ये है कि ये जो जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट को लेकर 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होती है वो भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, 2 टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे जिसमें जाइगोट का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन बेसिस पर, वो 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपके सामने यहाँ पे ओविपेरस एंड विविपेरस। ऑफ कोर्स यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट रिटन ऑन बोर्ड, आप समझ सकते हैं। जैसे कि वैसी फीमेल जो एग लेइंग होती हैं वो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस कर सकती हैं। फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइजेशन यू ऑलरेडी नो, अनफर्टिलाइज्ड एग इज रिलेटेड विथ पार्थेनोजेनेसिस जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उनमें ओविपेरस कंडीशन होगी। लेकिन जो बर्थ होता है, जहाँ पे बर्थ यंग वंस प्रोड्यूस करने का चांसेस है, जहाँ पे यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम विविपेरस कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म ओविपेरस है तो उनका जो एग होता है, चूंकि वो सराउंडिंग्स में रिलीज किया जाता है, वो वहाँ पे है, बाहर में है, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए होगा। तो इसकी
जो प्रोटेक्शन होती है लीदरी होती है, यानी कि एक चिपचिपे मतलब प्रोटेक्टिव लेयर की जैसी दिख सकती है। वो कैलकेरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी देयर ऑन द एग शेल, ठीक है, तो इसीलिए इसको कैलकेरियस कहा जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें विविपेरस की, तो यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही है वो ऑलरेडी मदर बॉडी के अंदर हो रही है, तो वो ऑलरेडी इटसेल्फ इट इज इन द प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, वो खुद से प्रोटेक्टेड है। तीसरी चीज, यहाँ जो एम्ब्रियो होता है ऑफकोर्स फीमेल के बॉडी के बाहर डेवलप होता है, ऑफकोर्स क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नतीजा है ये, और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इंटरनली फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पर एग के ही जरिया, मैंने आपको बोला कि फूड स्टोर्ड इन एग, अब ये जो एग के अंदर फूड स्टोर्ड है, व्हाट इज दैट, दिस इज यॉक, ठीक है, ये जो स्टोर्ड फूड है इसका क्या नाम हो गया, यॉक, ठीक है। तो ये यॉक के जरिया ही यहाँ पर नरिशमेंट दी जाती है, जो जाइगोट डेवलप हो रहा है उसका जो भरण पोषण है उसको पोषित करने के लिए एग में ही जो यॉक होता है उसी की मदद ली जाती है। लेकिन इस केस में माँ के बॉडी और फीटस के बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में क्या होता है, प्लेसेंटा के जरिया नरिशमेंट सप्लाई होता है। प्लेसेंटा इज अ कॉर्ड बिटवीन फीटस एंड मदर, तो उसके जरिया नरिशमेंट जो होती है वो सप्लाई हो जाती है। तो माँ के अंदर में प्लेसेंटा, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म बाहर है उनमें एग में स्टोर यॉक के जरिया ही उसका नरिशमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन एग लेइंग, कुछ एग लेइंग मैमल्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये पूछा जाता है, अक्सर मैमल्स का दिमाग में आते ही हमारे इमेज बनता है कि मैमल्स आर बर्थ लेइंग, यानी कि वो बर्थ देती हैं, सीधे शिशु को जन्म देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी मैमल्स हैं जो एग लेइंग होती हैं। तो इसमें जो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है ना, प्लेटिपस, ये मोस्ट प्रोबेबल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल। तो प्लेटिपस, एकिडना स्पीसीज, ये दो एग्जाम्पल जो है एक्सेप्शनल हैं, जो ऐसी मैमल्स की जो एग लेइंग होती हैं, ठीक है। बाकी सभी मैमल्स में, इनके अलावा बाकी सभी मैमल्स में क्या होता है, यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स में मैंने आपको दे दिया कि सभी मैमल्स सिवाय किसके, जो एग लेइंग है। अब एग लेइंग कौन है, तो एग लेइंग में ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज प्लेटिपस एंड एकिडना। तो दिस इज द एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंग टू complete syllabus of NCERT we have completed with our first chapter। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं नीट एग्जाम के लिए जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चैप्टर की डिटेलिंग आपको पढ़नी होती है। लेकिन कुछ ऐसे मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स हैं, ऐसे तो एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग, एनसीईआरटी की कंप्लीट रीडिंग इज वेरी मच एफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए और उसके एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे डिटेल्ड होने की ज़रूरत होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पार्थेनोजेनेसिस पढ़ाई, तो पार्थेनोजेनेसिस जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उनका एक पैराग्राफ एनफ है। लेकिन अब उस पार्थेनोजेनेसिस की डिटेलिंग जो मैंने की, अर्हाइनोटॉकी, थाइलीटॉकी, एम्फीटॉकी, वहाँ से सवाल पूछे गए हैं, बिकॉज पार्थेनोजेनेसिस की उतनी डेफिनेशन जितनी एनसीईआरटी में दी गई है दैट इज नॉट वेरी मच ऑब्वियस फॉर एग्जाम। वहाँ पे बस आपको ये पता चल रहा है कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलपमेंट हो जाता है जाइगोट का, वो पार्थेनोजेनेसिस है। पर ये होता कैसे है, तो इसकी डिटेलिंग आपको जाननी है। वो टॉपिक बोल्ड कर देते हैं एनसीईआरटी में, जिस टॉपिक की डिटेलिंग आपको करनी है ना, जिसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ना है, उसको बोल्ड किया जाता है। आप अपने बुक में खोलकर देखेंगे तो आपको बोल्ड की गई है टॉपिक में, जैसे कि आपका राइजोम बोल्ड मिलेगा आपको, सकर बोल्ड मिलेगा आपको, लेकिन उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एनसीईआरटी लिखने का यही एक तरीका है कि जो टॉपिक को उन्होंने बोल्ड कर दिया उस टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ जाना है। अब उसकी डिटेलिंग कैसे मिलेगी, उसकी डिटेलिंग के लिए आप रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो, आप ऑनलाइन ट्यूटर्स की मदद ले सकते हो, आप उस टॉपिक के पीछे अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, उस टॉपिक की डिटेल जान सकते हो, बहुत सारे रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं आप, वीडियोस के थ्रू आपको आपके जो गाइड देने वाले हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको उस टॉपिक से इंटरनली रिलेट करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बोल्ड में हैं, और जितनी चीज़ें बोल्ड कर दी एनसीईआरटी ने उसका एक्सप्लेनेशन आपको खुद से ढूंढना है, आपको उस पर वर्क करना है, उस पर मेहनत करनी है। तो आपने देखा
देखा होगा, पार्थेनोजेनेसिस बोल्ड किया गया, शक्कर बोल्ड किया गया, बल्ब बोल्ड किया गया, कॉर्म्स बोल्ड किया गया। बोल्ड करने का मतलब ही है वो उस वर्ड के पीछे आपकी मेहनत चाहते हैं। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स फॉर दैट बोल्ड। तो बोल्ड वर्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि बोल्ड वर्ड सिर्फ पढ़ लेना है, नहीं, बोल्ड करने का मतलब है कि आपको उसको डिस्क्राइब करके जानना है। अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग फॉर बोल्डिंग बल्ब। ठीक है, अब बल्ब को बोल्ड करने का क्या मीनिंग है? बल्ब हमें पता है। ट्यूबर को बोल्ड करने का क्या मीनिंग है? तो आपको उसका डायग्राम, उसका नॉलेज सब कुछ लेना है, वो आपको खुद से करना है। तो दिस इज द कंडीशन रिलेटेड विथ बोल्ड वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। दैट इज फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। प्लीज शेयर मोर एंड मोर। और आप वीडियोस देखिए और आप अपनी कोई भी क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसकी रिप्लाई बिल्कुल मिलेगी और नोट्स भी अवेलेबल होंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कमिंग सून और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ और साथ साथ अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू कीजिए। ओके।